Hi, dear friends. Welcome to TY BCom Economics, Chapter 1, Part 4. Friends, I hope all of you are safe and staying at home only. We have covered the topics important reasons to introduce new economic policy, and that is three basic reasons. Fiscal deficit reached up to 48% of our internal debt. Inflation rate reached to double digits, that is 10%, more than 10%. So friends, उससे ओवरकम करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पे हमने दो पार्ट में आंसर को डिवाइड किया था. कैपिटल ए वॉज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, दैट इज डिमांड साइड मैनेजमेंट. कैपिटल बी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड दैट इज सप्लाई साइड मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. In that structural reforms, till now we have covered three different topics. First one was industrial sector reforms, जहाँ पे abolition of licensing, FDI को अलाउ किया गया, role of public sector was reduced, and finally MITP Act was abolished. After that we have covered disinvestment policy. Friends, thirdly we have covered ट्रेड ऑफ इन कैपिटल रिफॉर्म्स, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम कर दी गई, बहुत सारी चीजों के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई, एफडीआई को अलाउ कर दिया गया, एक्सपोर्टर्स को एनकरेज किया गया, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी को कन्वर्ट करना फॉर करंट अकाउंट, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया. टुडे वी आर ऑन फोर्थ पॉइंट. फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब जहां पे पूरी इकोनॉमी में पैसों की लेन देन होती हो. तो इट इंक्लूड्स बेसिकली थ्री डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, कैपिटल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स. टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स. डियर फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वर फर्स्ट इनिशिएटेड in the year of 1992, which were based on the recommendation of Narasimha Committee. In the year of 1991, we brought up new economic policy and new industrial policy. After 1 year, we felt that we need some reforms in banking sector also. P.V. Narasimha Rao was our Prime Minister and Dr. Manmohan Singh was our Finance Minister. दोनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और बैंकिंग सेक्टर में काफी कुछ स्टडी किया, कुछ रिसर्च किया, और उस नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे सम ऑफ द रिफॉर्म्स वर सजेस्टेड टू द पार्लियामेंट. और वो जो रिफॉर्म्स थे उसमें कुछ बड़ी बातें की गई. फ्रेंड्स, सो व्हाट वर दैट फैक्टर्स फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1992? Our first point was lowering of SLR, statutory liquidity ratio, that is SLR, has been reduced. In the year of 2018, it was just 19.5%. What is statutory liquidity ratio? Friends, कोई भी बैंक जो भी ट्रांजेक्शंस करती है, बैंक के हिसाब से अगर हम सोचे, कमर्शियल बैंक के हिसाब से बिजनेस स्ट्रक्चर जो होता है, they accept deposits from the public and they grant loan to businessmen. ये उनका बेसिक स्ट्रक्चर है बिजनेस का. डियर फ्रेंड्स, कमर्शियल बैंक के पास एक महीने में जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है उसका एक हिस्सा स्टेट्यूटरी, दैट इज कंपल्सरी, लिक्विडिटी रेशियो के नाम पे दे हैव टू प्रोवाइड टू आरबीआई, सेंट्रल बैंक. इट मे बी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, it may be in terms of bonds, government securities, it may be in terms of cash.
ये वो अमाउंट होता है, ये वो रिजर्व होता है जो मुश्किल में इकोनॉमी जब क्रंच होने की तैयारी हो तब आरबीआई विल प्रोवाइड दिस फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स टू स्टेबिलाइज द इकोनॉमी। जितना परसेंटेज ज्यादा उतना कमर्शियल बैंक के पास से रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर ज्यादा होता है सेंट्रल बैंक के पास। अगर ज्यादा अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक वुड नॉट बी एबल टू रिलीज मोर फंड्स इन मार्केट फॉर द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पहले ये एसएलआर 35% के ऊपर होता था, इसे रिड्यूस करते हुए 2018 में 19.5% पे लाके रखा ताकि कमर्शियल बैंक के पास बिजनेस को देने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पुशअप करने के लिए ज्यादा फंड अवेलेबल हो पाए। तो दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप, लोअरिंग ऑफ एसएलआर। Our second step was lowering of CRR, cash reserve ratio. It was also reduced gradually from 15% to 4% in the year of April 2018. पहले ये 15% होता था, उसे अब 4% पे लाके रखा। Now what is the difference between SLR and CRR? Cash reserve ratio नाम बहुत क्लियर है। कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट्स कैश जमा होता है उसका एक हिस्सा इन फॉर्म ऑफ कैश ओनली दे हैव टू प्रोवाइड टू आरबीआई। तो फ्रेंड्स, जितना ज्यादा कैश कमर्शियल बैंक के पास रहेगा उतना ज्यादा फंड दे कैन प्रोवाइड टू बिजनेसमैन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू पुश अप इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पर अगर सीआरआर 15% था, मतलब अगर 100 करोड़ रुपए बैंक के पास है तो उसमें से 15 करोड़ तो आरबीआई में जमा करने पड़ेंगे रिजर्व के नाम पे, पर अब वो रिड्यूस करके 4% पे लाके रखा है। पर अब 100 करोड़ रुपए अगर बैंक के पास है तो उसमें से 4 करोड़ कैश, एंड इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ कैश ओनली। इसमें गोल्ड नहीं चलता, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स नॉट अलाउड, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ कैश ओनली। फ्रेंड्स, नॉर्मली आरबीआई के पास 30,000 करोड़ हार्ड कैश अवेलेबल रहता है। अगर कभी इकोनॉमी क्रंच हो जाए तो उस वक्त इकोनॉमी को बचाने के लिए ऑन दी स्पॉट आरबीआई जब कैश रिलीज करती है मार्केट में, फ्रेंड्स, वो तुरंत जो कैश निकाल पाती है आरबीआई, तो इट इज सीआरआर। तो जितना कमर्शियल बैंक के पास आप सीआरआर कम वसूल करेंगे उतना कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व ज्यादा रहेगा, कैश ज्यादा अवेलेबल रहेगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पुशअप करने के लिए मार्केट में उतना ज्यादा कैश रिलीज कर पाएगी। तो उस बहाने एसएलआर और सीआरआर दोनों को रिड्यूस करके कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा कैश अवेलेबल हो पाए, इस तरीके के कदम उस वक्त उठाए गए। तो दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट, लोअरिंग ऑफ सीआरआर। Friends, our third point is deregulation of interest rates. Scheduled commercial banks have now the freedom to set interest rates on their deposits subject to minimum floor rates and maximum ceiling rates. Friends, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं। Before the year of 1992, interest rates were decided by RBI. Commercial bank itself could not decide the interest rate. अगर मैं कोई भी बैंक से लोन ले रहा हूं, बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, वॉट एवर, तो उसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट रेट। और अगर मैंने बैंक में एफडी रखा है, फिक्स डिपॉजिट, या सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, तो उसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट रेट दैट वुड बी डिसाइडेड बाय आरबीआई ओनली टिल द ईयर ऑफ 1992. बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमिटी, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, दिस इंटरेस्ट रेट were not decided by RBI. There is deregulation of interest rate system. What does it mean? RBI ने सभी बैंक्स को बोल दिया
कि मिनिमम फ्लोर रेट एंड मैक्सिमम सीलिंग रेट वुड बी डिसाइडेड बाय आरबीआई। उसी मिनिमम फ्लोर रेट मतलब इससे कम ब्याज आप नहीं कर पाएंगे, नक्की नहीं कर पाएंगे, और इससे ज्यादा ब्याज आप लगा नहीं पाएंगे। मतलब बैंक्स अपने डिपॉजिट्स पे और अपने ग्रांटिंग ऑफ लोन्स पे मिनिमम कितना इंटरेस्ट रेट और मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट अप्लाई करें, दैट लिमिट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, बाय आरबीआई। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो नॉर्मली बैंक्स को ये कहा गया है कि 8% से लेकर 14% के बीच में आप कोई भी इंटरेस्ट रेट अप्लाई करें, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी ऑफ ग्रांटिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। 8% से कम ब्याज और 14% से ज्यादा ब्याज नहीं रखना, ऐसा उस वक्त डिसाइड किया गया था। अब तो उसमें भी काफी चेंजेस हो गए हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर मैं कोई प्राइवेट बैंक से कार लोन ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं HDFC बैंक के पास जाऊं कि मुझे कार लोन चाहिए, तो दे कुड चार्ज 14% इंटरेस्ट रेट। अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के पास जाऊं तो दे कुड चार्ज 12% इंटरेस्ट रेट पर एनम। सपोज मैं बैंक ऑफ इंडिया के पास गया तो दे कुड चार्ज 10%। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया तो दे कुड चार्ज 9%। अगर मैं कोई प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी के पास गया जिसकी खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं टाटा फाइनेंशियल लोन ले रहा हूं और टाटा मोटर्स की ही कार खरीद रहा हूं, तो इवन दे कुड चार्ज ओनली 8%। तो इंटरेस्ट रेट वर डीरेगुलेटेड। इट मीन्स आरबीआई will not make any force to any particular bank to charge only this much particular interest rate on this client. उन्होंने मिनिमम फ्लोर रेट एंड मैक्सिमम सीलिंग रेट डिक्लेयर कर दिया हो, लिमिट दे दिया है, उसके बीच में बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर सकती है। इसका एक बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल द कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, they will fight with each other to collect more clients to provide loans, and because of that competition consumers are getting benefit of lowering interest rate. हर बैंक चाहेगी कि प्रशासन उसके पास से लोन ले, इसलिए वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करती जाएगी। तो दैट इज आवर थर्ड पॉइंट, डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। उस बहाने लोग ज्यादा लोन लेने लगे और ज्यादा एक्टिविटीज को रिजल्ट मिलने लगा, आउटकम होने लगा, तो ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ी, तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने लगा। तो दैट वाज आवर थर्ड पॉइंट। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। फ्रेंड्स, नॉर्म्स का एक मतलब होता है रूल्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, classification of assets and provisioning of bad debts in accordance with internationally accepted practices. यहां पे हमें 3 चीजें कवर करनी है। हर चीज के लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रूल्स डिसाइड करके बैंक को एनफोर्स किया गया। लेट मी क्लैरिफाई विथ सम कॉन्सेप्ट्स। रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, किसी भी बैंक की इनकम कहां से आती है, कितनी आती है, उसको पहचानना पड़ेगा। दे हैव टू कैलकुलेट दैट, दे हैव टू डिक्लेयर दैट कि हमारी ये इतनी इनकम एक साल में लोन ग्रांट किया उसके इंटरेस्ट से आती है, इतना हमारा असेट्स है उसके ऊपर हम कमाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, किसी भी बैंक के पास फिक्स असेट्स कितने हैं, करंट असेट्स कितने हैं, जो लोन उन्होंने ग्रांट किया है वो उनका असेट्स है, कितने सालों के लिए लोन ग्रांट किया है, होम लोन के लिए कितना दिया है, बिजनेस लोन के लिए कितना दिया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कितना लोन दिया है, उसका क्लासिफिकेशन चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए लोन कितना दिया है, सिक्योर लोन्स कितना है, अनसिक्योर लोन्स कितना है, और उसका फायदा क्या, उससे क्या होता है। एंड प्रोविजनिंग ऑफ बैड डेट्स, कितना पैसा बैंक के डूबने के चांसेस है, लोन रिकवर ना हो पाए, पैसे नहीं आ पा रहे बैंक के पास वापस, तो दैट इज प्रोविजनिंग ऑफ बैड डेट। फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल।
बिफोर 3 years, अगर आपने एक मैटर सुना था कि पंजाब नेशनल बैंक के पास से 11,000 करोड़ का लोन लेकर नीरव मोदी भाग गया, तो क्या नेक्स्ट डे से पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच बंद हो गई? सब नहीं फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक दूसरे दिन भी चल रही थी, नेक्स्ट डे भी बैंक लोन ग्रांट कर रही थी, नेक्स्ट डे भी उनके पास पैसे थे, ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं, जबकि अभी भी नीरव मोदी इंडिया में वापस नहीं आया है। तो उन्होंने बैड डेट के लिए उतना प्रोविजन रखा होता है फ्रेंड्स कि अगर ये लोन रिकवर नहीं हो पाया तो वी वुड यूज दिस अमाउंट, दिस रिजर्व्स। और ये सभी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे बाकी अमेरिका में जैसे होता है, इंग्लैंड में जैसे होता है, यूरोपियन कंट्रीज में जैसे होता है, बाकी की एशियन कंट्रीज में जैसे होता है, जापान में, हांगकांग में जैसे होता है, वही नॉर्म्स को आपको अप्लाई करना होता है। तो दैट वाज आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स को अप्लाई करना। आवर फिफ्थ पॉइंट इज, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। Capital adequacy ratio measures a bank's capital in relation to risk-weighted assets. SY BCom का अकाउंटिंग मैनेजमेंट याद करिए फ्रेंड्स, योर अकाउंट्स अकाउंटिंग मैनेजमेंट, जहां पे आपको बहुत सारे रेशियो सिखाए गए थे, रिस्क बेयरिंग रेशियो, कैपिटल गेन रेशियो। फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस करके पूरा एक चैप्टर आपने पढ़ा है अकाउंट्स में। यहां पर इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। कोई भी बैंक, आई रिपीट, कोई भी बैंक जब लोन ग्रांट करे तो उसका जो असेट्स है उसमें कितना रिस्क है कि वो असेट्स वापस रिकवर हो पाए, लोन रिकवर हो पाए, वरना उसको एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में डालना पड़ता है कि ये लोन हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका रेशियो कि कितना लोन देना कहां पे सेफ है, जहां से रिकवरी पॉसिबल है। यस बैंक, अगर आपने नाम सुना हो, यस बैंक ने कुछ ऐसे बिल्डर्स को लोन बड़ा अमाउंट ग्रांट करके दे दिया जहां से वो लोन रिकवर नहीं हो पाया था, और इसलिए बिफोर 6 मंथ्स अगर आपने सुना हो तो यस बैंक बहुत टेंशन में आ गई थी। बाद में एलआईसी और एसबीआई ने उसको सपोर्ट करके कवर अप कर लिया। तो ये चीजें किसी भी बैंक के साथ हो सकती है फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो। इसीलिए बिफोर सम मंथ्स देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, इसको अमालगमेट किया गया, इनको एक कर दिया, क्योंकि उनका जो लोन था, उन्होंने जो लोन दिया हुआ था सैंक्शन करके, वो रिकवर नहीं हो रहा हो तो उनका रिस्क बढ़ जाता है। तो दैट वाज आवर फिफ्थ पॉइंट। इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब समझ में आता है कि ये बैंक का बिजनेस ठीक से चल रहा है कि ये बैंक डूबने की तैयारी में है। तो दैट वाज आवर फिफ्थ पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज access to capital market. Nationalized commercial banks are allowed to access capital market for funds through public issues. Friends, पहले जितनी भी नेशनलाइज बैंक होती थी ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक्स थी। ये बैंक्स कभी भी अपने कैपिटल को रेज करने के लिए पब्लिक इश्यू लेकर नहीं आते थे। इन द ईयर ऑफ 1992 इनको ये अलाउ किया गया कि नाउ यू कैन ऑल्सो एंटर इन कैपिटल मार्केट। तो अब ये सब बैंक भी पब्लिक इश्यू लेकर आई। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, अब ये सब देखो तो ये सभी के आज की तारीख में शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। इसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल आज भी गवर्नमेंट का होता है और 49% पेड अप शेयर कैपिटल पब्लिक इश्यू के थ्रू वो कैपिटल रेज करते हैं। तो उस बहाने वो बैंक के पास कैपिटल रेज होने लगा। तो अब तक इनको ये अलाउ नहीं था, बट इन द ईयर ऑफ 1992 इनको ये अलाउ किया गया टू रेज मोर कैपिटल टू रन अप देयर बिजनेस स्मूथली।
तो दैट वाज आवर 6th पॉइंट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। तो ये सभी नेशनलाइज कमर्शियल बैंक को कैपिटल मार्केट में एंट्री अलाउ की गई। आवर 7th पॉइंट इज एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हैज परमिटेड द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अगर ये सब आपने सुना हो, फ्रेंड्स ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। पहले कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक अलाउड नहीं थी, बट नाउ इट इज अलाउड। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक को अलाउ किया गया है। फ्रेंड्स, अब तो बाहर की कुछ बैंक को भी अलाउ किया गया है। सिटी बैंक अगर आपने नाम सुना हो, HSBC बैंक नाम सुना हो, फ्रेंड्स ये सब बाहर की बैंक है, फॉरेन बैंक से है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो उस बहाने बैंकिंग बिजनेस में एक्सपांशन पॉसिबल होता है, हमें बाहर का मैनेजमेंट समझ में आता है, और उस बहाने हम ग्लोबलाइजेशन के साथ चल पाते हैं फिनेंशियल। तो दैट वाज आवर 7th पॉइंट। आवर 8th पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैव बीन गिवन फ्रीडम टू ओपन न्यू ब्रांचेस एंड अपग्रेड एक्सटेंशन काउंटर्स। फ्रेंड्स, अब तक रूल ये था कि किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर कभी भी कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, किसी के साथ टाई अप करना है, पार्टनरशिप में आना हो, या अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को अपग्रेड करना हो, कंप्यूटराइज सिस्टम पे लाना हो, तो दे नीडेड परमिशन। बट नाउ दैट परमिशन, दैट लाइसेंस आर एबोलिश्ड। तो अब सभी कमर्शियल बैंक्स नाउ दे आर फ्री टू टेक दिस टाइप्स ऑफ डिसीजन कि हमें नई ब्रांच यहाँ ओपन करनी है, या इस बैंक के साथ टाई अप पे जाना हो, या कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च करना हो, कोई नई सिस्टम को लॉन्च करना हो, सिस्टम को अपग्रेड करना हो। तो अब ये सब चीज़ों के लिए दे डोंट नीड एनी परमिशन, दे डोंट नीड एनी डिफरेंट लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो नाउ दे आर फ्री टू रन अप देयर बिजनेस फ्रीली, टू ऑपरेट देयर बिजनेस स्मूथली। तो दैट वाज आवर 8th पॉइंट, दैट इज फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। फ्रेंड्स, लास्टली आवर 9th पॉइंट इज स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। जब लोन रिकवर ना होती हो तो उसे रिकवर करने के तरीकों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज नोन एज स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। द गवर्नमेंट हैज बीन सेट अप टू स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स टू फैसिलिटेट क्विकर रिकवरी ऑफ लोन एरियर्स। अगर बैंक ने कोई लोन दी थी और वो लोन अब रिकवर नहीं हो पा रही है, तो उसे रिकवर करने के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल को लॉन्च किया गया। वो पूरा डिटेल स्टडी करेंगे और उस क्लाइंट से कंटिन्यूस फॉलो अप करेंगे, उनके कांटेक्ट में रहेंगे, उनका जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, और उसको बिठाकर उससे बातचीत करके सेटलमेंट करके लोन रिकवरी करने के तौर तरीके उसके ऊपर काम किया जाएगा। लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जांपल। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि अगर कोई बड़े बिजनेस हाउस ने एक बड़ा लोन ले लिया है, सपोज आम्रपाली ग्रुप बिल्डर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप बिल्डर्स है, अगर इस आम्रपाली बिल्डर्स ने कोई बैंक से बहुत बड़ा लोन का अमाउंट लिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, और जब वो लोन रिकवर नहीं हो पाता था, वो लोन रीपे नहीं करता था, तो ये लोग उसको सिर्फ नोटिस पर नोटिस देकर बाद में छोड़ देते थे, बाद में उसको अरेस्ट किया ना, ये वो। लेकिन ये स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ना, वो ऐसा नहीं करती है। वो अब क्या करती है कि बिल्डर को बुलाएगी, उसको बोलेगी कि इतना लोन इतने टाइम और तेरे को देते, थोड़ा पे करो, बाकी के जो बिल्डिंग रेडी हो चुके हैं वो हमको दे दो, हम उसको फ्लैट्स बेचकर वो जो क्लाइंट से पैसा आएगा, इन्वेस्टर से पैसा आएगा, वो बैंक में जमा होगा, तेरे पास नहीं आएगा। तो ये नए नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने कार लोन लिया है और अगर वो कार लोन रीपे नहीं कर पाता है तो बैंक आके सिर्फ कार उठा के लेके चली जाती थी। फ्रेंड्स, अब ये ऐसा नहीं करते हैं। अब ये बाकी के तौर तरीके ढूंढते हैं कि वो कार का जो भी डेप्रिसिएशन है तो उतना डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट किया जाए, उतना उससे वसूल किया जाए, और बाद में कार बैंक लेकर
किसी और को बेच दे, तो लोन सेटलमेंट के तरीके बदले गए, उसके रूल्स थोड़े और स्ट्रिक्ट कर दिए गए। उससे बाकी जो बैंक से लोन लिया हो उसका भी सर्च करना शुरू हो जाता है फिर कि अगर ये कार लोन रीपे नहीं कर पा रहा है तो बाकी सब जगह पे उसकी जो लोन है उसका क्या, उसके और क्या क्या एसेट्स कहाँ पे है, तो उसको सील कर दो। उसको फिर बैंक अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो दैट इज स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल। और इसका एक फायदा कस्टमर को भी होता है कि अगर सपोज बैंक में कोई फ्रॉड हो गया और आपका पैसा अटक गया तो आप भी इस पे जाके अप्लाई कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। तो दिस रिकवरी ट्रिब्यूनल विल हेल्प टू यू ऑल्सो। तो इस तरीके से वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 9 डिफरेंट फैक्टर्स अंडर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जहां पे सीआरआर एसएलआर कम कर दिया गया, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करने की बात हुई, मतलब बैंक इटसेल्फ विल डिसाइड इट, जहां पे स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक को अलाउ किया गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में प्रूडेंशियल नॉर्म्स लागू कर दिए गए, उनको कैपिटल मार्केट में एंट्री दे दी गई। तो दैट वाज आवर फर्स्ट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म अंडर द group of financial sector reform. I hope all of you are safe and staying at home only. Friends, please take care of yourself. Soon I'll approach you again, and next video session of this chapter will be the last for this chapter. Thank you so much. Soon I'll approach you again.